आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर है। सुपौल के छपकाही गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बड़ी खबर सुपौल से, जहां छपकाही गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पक्षियों के लिए जो सैंपल्स जो थे पक्षियों से लिए गए थे और बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। गांव में पशुपालन विभाग की टीम मौजूद है। 9 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों की जांच शुरू कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो सुपौल से बड़ी खबर के कारण भारत सरकार के मानक के तहत आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी पशु पक्षी हैं उसको जो है सो कलिंग करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसके तहत माननीय जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से ज्वाइंट आदेश निकाला गया। उसके तहत आज छपकाही 11 एवं 8, 9, 10 जितना भी यह है इसमें जीवित पक्षियों को पकड़ के कलिंग किया जाए। और अमित झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमित, क्या जानकारी मिल पाई है जिस दायरे को बताया जा रहा है पशुपालन विभाग की तरफ से कि इतने किलोमीटर का दायरा होगा, वहां पर हमारी निगरानी रहेगी, वहां पर हम डिटेन करेंगे कि क्या पक्षियों की वहां भी मौत हुई है कि नहीं। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट में क्या लगता है, कहां तक पक्षियों की मौत हुई है और कितना बड़ा दायरा अभी तक हो चुका है? देखिए विवेक, बीते 31 मार्च को ये बात सामने आई थी कि कुछ पक्षियों की तड़प कर मौत हो रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोग, उसमें जो कुछ लोग थे जो वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि ये बर्ड फ्लू है। लेकिन जब दूसरे दिन लोगों ने देखा कि कुछ कौओं की मौत हुई थी, तब लोगों ने पशुपालन विभाग को इसकी सूचना दी। पशुपालन की टीम ने खुद जाकर मामले की जांच की। उसके बाद पटना से टीम आई और जिसने सैंपल कलेक्ट किया और उसके बाद जब जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है तो उस 1 किलोमीटर की परिधि में जितने भी पक्षियां हैं और जिसमें भी इन्फेक्शन की बात सामने आ रही है, उन सभी पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। और पशुपालन विभाग पटना से भी निर्देश है कि 9 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाँव आते हैं उन गाँवों को चिन्हित किया जाए और उन इलाके में पक्षियों की क्या स्थिति है, क्या ये संक्रमण फैला है, इन सब चीजों की जांच की जा रही है। फिलहाल उस गांव को सैनिटाइज भी किया गया है और कुछ पक्षियों को दवाएं भी दी गई हैं, लेकिन जो पक्षियां इन्फेक्टेड हैं उनको मारने का काम शुरू कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सुपौल के छपकाही गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पक्षियों के लिए गए हैं सैंपल। इधर पटना से सटे बेहटा और मनेर में बालू के अवैध खनन कर रहे बालू माफियाओं के लिए एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ की कार्रवाई में 12 जेसीबी मशीनें, 8 मोटरसाइकिल, 1 राइफल और 22 मोबाइल समेत 35 लोग पकड़े गए हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बालू माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। एक साथ पकड़े गए 32 अपराधी। पीठ के पीछे बंधे हाथ और पुलिस के पहरे में खड़े इन लोगों को देखिए। ये वो खनन माफिया हैं जिन पर प्रशासन का कोई खौफ नहीं। चंद घंटे पहले तक इस पूरे इलाके में इन्हीं का राज चलता था। ये लोग सरेआम दिन के उजाले में बड़ी बड़ी मशीनों से नदी का सीना चीर देते थे और चुरा ले जाते थे जमीन में गड़ा पीला सोना। जब कभी पुलिस ने इधर आने की हिमाकत की तब इन लोगों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से पुलिस का स्वागत किया। लोगों का कहना है जब हमारे पास रेड हो रही थी तो यहाँ पे कुछ फायरिंग की आवाज़ आई थी और उसमें कुछ भागने में सफल भी हुए हैं। कुछ लोग पकड़ाए भी हैं आर्म्स के साथ। आगे की कार्रवाई बड़े पदाधिकारी आदेशानुसार की जाएगी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पुलिस और एसटीएफ की टीम बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा के अमनाबाद और मनेर के 84 इलाके में छापेमारी करने पहुंची। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन इस बार पुलिस पूरी तैयारी से आई थी। नतीजा ये हुआ कि बालू का अवैध खनन कर रहे 32 अपराधी एक साथ पकड़े गए। 10 पोकलेन मशीन, 8 मोटरसाइकिल, 1 राइफल, 6 जिंदा कारतूस और 22 मोबाइल भी जब्त किया गया। कई अपराधी मौके का फायदा उठाकर हथियारों के साथ भागने में सफल रहे। एक संयुक्त रूप से छापेमारी की गई जिसमें कि 32 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 10 पोकलेन जब्त किया गया है और 1 राइफल भी जब्त किया गया है। यह बिल्कुल होती रहेगी यह छापेमारी। ये बड़ी बड़ी मशीनें और हथियार बताने के लिए काफी हैं कि कैसे संगीनों के साए में बालू माफिया बालू की लूट करते थे, वो भी बिना किसी डर भय के। बालू माफिया की इस बेअंदाजी का पर्दाफाश न्यूज 18 ने 31 मार्च को ही कर दिया था। न्यूज 18 ने दिखाया था कि कैसे बिहटा मनेर के इलाके में बालू का अवैध खनन जारी है।
एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो पटना जिले की है और ठीक हमारे सामने कई पोकलेन मशीन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये पटना जिले का एरिया है जहाँ पर सुरौंधा टापू जो है वहाँ पर बालू का अवैध खनन अभी दिन दहाड़े ये चल रहा है और पोकलेन जो मशीनें हैं वो नज़र आ रही हैं आपको तस्वीरों में। देखिए पोकलेन मशीन की मदद से ये खनन जो है अवैध खनन ये चल रहा है। न्यूज 18 की खबर के बाद खनन विभाग और पुलिस एक्टिव हुई। एसटीएफ की मदद ली गई और बालू माफियाओं को घेर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से बालू माफिया को थोड़ी चोट तो जरूर पहुंची है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद बालू का अवैध खनन पूरी तरह से बंद हो जाएगा ये दावे के साथ कहा नहीं जा सकता। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ सख्ती हो रही है तो दूसरी तरफ अवैध खनन भी जारी है। अररिया में परमान नदी से धड़ल्ले से बालू निकाला जा रहा है और इस जगह से थाना महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अधिकारी आंखें मूंदे हैं। अररिया में एक तरफ सरकारी स्तर पर अवैध रूप से बालू निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा है, बावजूद इसके जिले की नदियों से अवैध रूप से बालू निकाले जा रहे हैं। बालू माफिया बेखौफ होकर दिन दहाड़े नदियों से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। बालू माफिया के निशाने पर है परमान नदी का त्रिशूलिया घाट, जहां दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर बालू माफिया पहुंचते हैं। धड़ल्ले से इन घाटों पर बालू माफिया अवैध बालू का खनन करते हैं। नदी घाटों से दिन दहाड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से दूसरी जगहों पर बालू भेजे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। जिस जगह पर ये खनन हो रहा है वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर ही नगर थाना और कलेक्ट्रेट है, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। हालांकि खाना पूर्ति के लिए कहीं कहीं कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन इसके बावजूद बालू माफिया फिर सक्रिय हो जाते हैं। नदियों से लगातार हो रही बालू के खनन से नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। और खबर दो अलग अलग राज्यों में हुए हादसों की, जिसमें बिहार के 6 लोगों की जान चली गई। आंध्र प्रदेश के एलुरु में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट में बिहार के 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक नालंदा के रहने वाले थे। वहीं वाराणसी में साड़ी कारखाने में आग लग गई और अररिया के 2 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एलुरु हादसे के मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपयों की सहायता देने का ऐलान किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी हादसे में मारे गए लोगों के लिए 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। रो रो कर बेसुध होती ये अवधेश रविदास की पत्नी है। आसपास की औरतें ढांढस बंधा रही हैं, चुप कराने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आखिर माथे का सुहाग जो उजड़ गया। अवधेश उन 4 लोगों में से एक है जो जिंदगी की गाड़ी खींचने आंध्र प्रदेश के एलुरु गए थे, लेकिन केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने जिंदगी ही छीन ली और पीछे छोड़ गए रोता बिलखता परिवार। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, पिता के आंखों के आंसू सूख गए हैं। दोनों बेटियों और बेटे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर माँ रो क्यों रही है। वहाँ से फोन आया कि 10 बजे रात के फैक्ट्री में आग लग गया। उसके बाद बोला कि आग लग गया, तो फिर पूछे कि इसके अभी तो अवधेश 4 नहीं मिल रहे हैं। तो ये आध घंटा के बाद वहाँ जो लड़का थे ना, वही मैंने बताया कि अवधेश 4 मिल गए। हम पूछा कैसा है, कैसे अवधेश बाबू नहीं बचे। नालंदा के रामसन गांव में भी मातम पसरा हुआ है। 4 भाइयों में से एक मनोज कुमार भी आंध्र प्रदेश कमाने गए थे, लेकिन केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने जिंदगी छीन ली। पति की मौत के बाद से पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। कभी अपने दूध मुहे बच्चे का मुंह देखती है तो कभी दहाड़ मार कर रोने लगती है। मनोज की बहन का तो और बुरा हाल है। मनोज की बहन रोते रोते बेहोश हो जाती है। घर वाले पानी का छींटा मारते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसका भाई छिन गया हो उसे होश आए तो कैसे। भी तो वो बता सका है, जो सुन रहे हैं बाबूजी, हम तो सुने रहे कि हाँ कि जो काम कर गया है जहाँ पर वाले
केमिकल वाला काम करता है, तब कैसे ब्लास्ट हो गया बेचारा के, जो तो अंदर कुल रह गया, तब ऐसे सब बात है। अब भी नहीं कनिया बोल रहे तो हम सुना ली तक बाप रे तो जुलूम में कर घर बने हो रहा भाई। बहन एगो कुमार धैल है, अभी एगो बचली तो कौची करते। नरसंडा गांव की तस्वीर तो और ज्यादा रुलाने वाली है। फैक्ट्री के विस्फोट ने एक ही घर के 2 चिराग को बुझा दिया। कारू रविदास और सुभाष रविदास हादसे का शिकार हो गए। अब घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। जल गया 11 बजे रात में। आग लग गया। हाँ। जल गया तो हम लोग 4 बजे टहले लोग कहा जाए कि तुमको बच्चा ऐसे ऐसे हो गया, जानते हैं तो कहते ना क्या आके कि ऐसे ऐसे एक्सपायर कर गया। आंध्र प्रदेश में हुए केमिकल फैक्ट्री विस्फोट में नालंदा के 4 लाल अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन ये जख्म इतना गहरा है जो शायद ही भर पाए। नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। वाराणसी में एक साड़ी कारखाने में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बिहार के अररिया के 2 मजदूर भी शामिल हैं। वाराणसी के डीएम के मुताबिक शफाक नगर मोहल्ले में खाना बनाते समय कमरे में आग लग गई, जिसके अंदर ही बिजली के तारों में आग लगी। कमरे में साड़ी फिनिशिंग का काम चल रहा था और सिंथेटिक का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और 4 लोगों की मौत हो गई। अररिया के रामपुर के रहने वाले 14 साल के मोहम्मद एजाज और डमहैली के रहने वाले 15 साल के मुंतसर की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के पीड़ित परिजनों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। में मदनपुरा के एक व्यक्ति थे जो अशफाक नगर में अपनी साड़ी की फिनिशिंग का काम करते थे। उन्हीं के कमरे में जहां वो साड़ी फिनिश और पैक करते थे, उनके कमरे में सुबह लगभग 12:15 बजे के आसपास आग लग गई और आग लगने से उनका बेटा, वो खुद और 2 लेबर जो बिहार के थे, वो चारों उसमें घिर गए। वो खाना बना रहे थे, वहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह और कुकिंग के यूटेंसिल बरामद हुए हैं। मदनपुरा के जो रहने वाले हैं उनके बेटे भी आ गए हैं और जो अररिया के मजदूर हैं उनके फादर भी लोकेट हो गए हैं। इन सबको आपदा राहत के अंतर्गत हम लोग कल ही मुआवजा जारी कर देंगे। वाराणसी में साड़ी फैक्ट्री में आग लगने से अररिया के रामपुर के मोहम्मद एजाज की मौत के बाद परिवार में मातम बस रहा है। मृतक के परिजनों से बातचीत की हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। बनारस की साड़ी फैक्ट्री में अररिया के 4 लोगों की मौत हो गई और जो बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जो मौत हुई उसमें 2 लोगों का जो है वो ट्रेस हो चुका है और अररिया प्रखंड के डमेली और रामपुर पंचायत 2 पंचायत के 2 युवकों का पता चला है, जिसमें बच्चों की मौत हो गई है। एक का नाम जो है एजाज था, दूसरा का नाम मुंतसिर, 13 और 14 वर्ष की आयु। और अभी हम एजाज के घर पर हैं, जानते हैं। ये बताइए कि कैसे क्या घटना घटी, क्या सूचना मिली? सूचना आज लगभग 1 बजे के करीब दिन में खबर आई है कि वहाँ जो बच्चा काम कर रहा था तो गैस सिलेंडर फटने से खाना पका रहा था और खाना बनाने में वो जो छोटा फैक्ट्री था उसी में आग लगा। और ये एजाज का एक परिजन और भी रहता था जो कूद के अपना जान बचा लिया, उसका पाँव जला हुआ है और उसी क्रम में वहाँ पर जो है उसका जलने से मौत हो गया है। कैसे क्या करने भेजे थे बच्चे? वहाँ गया था, अपना रिश्तेदार है, काम वाम करने के लिए। काम करने के लिए गया था बनारस। हाँ। क्या काम करता था? काम साड़ी का काम, कपड़े का फैक्ट्री है। कितना उम्र था बच्चे का? उम्र का 17 साल उम्र है। नहीं, अभी तो 14-15 साल नहीं, 17 साल है। ये 17वां चल रहा है, 16 या 17 ऐसे ही है। अच्छा। 18 वर्ष भी पूरा नहीं? नहीं, 18 नहीं हुआ। आपका नाम बताइए। मुर्शिद जी। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि यह कोई पहली घटना नहीं जब सीमांचल के इलाके के जो मजदूर हैं और वो नाबालिग मजदूर जिनकी मौत जो है बिहार के बाहर बड़े शहरों में मजदूरी करने के दौरान हुई है। अररिया से जो 2 लोगों की मौत हुई है वो नाबालिग बच्चे ही हैं और इनकी मौत की सूचना के बाद जो है यहाँ पर परिजनों में मातम पसरा हुआ है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और खबर आ रही है जमुई से, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आईडी बम के अलावा कई सामान बरामद किए हैं। आईडी बम को डिफ्यूज किया गया है। जंगल में नक्सलियों के होने की खबर के बाद सर्च अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों ने बरहट के कुमरतरी, मुसरी ठांड, बरमसिया और भीमबांध जंगल में ऑपरेशन चलाया, जहां से नक्सलियों की वर्दी, नक्सल साहित्य, प्रिंटर मशीन
बैग बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जंगल के रास्ते में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी बम लगाए गए थे, जिसे बरामद कर लिया गया। राजधानी पटना में एक ऐसा अस्पताल है जहां ना तो डॉक्टर की तैनाती है और ना ही स्वास्थ्य कर्मचारियों की। लाखों खर्च कर अस्पताल बनाया गया, लेकिन अब इसमें ताला लटका है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ बिल्डिंग बना देने से इलाज हो जाएगा? खाली पड़ा रिसेप्शन। जो भी डॉक्टर हैं वो बाहर से आते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिसेप्शन है जो खाली है। अल्ट्रासाउंड लैब में ताला। तो ये अल्ट्रासाउंड का ये कमरा है, जहाँ देख सकते हैं यहाँ अल्ट्रासाउंड का ये कमरा है और इसमें जो है ताला जड़ा हुआ है। मेडिसिन काउंटर पर मकड़ी के जाले। तो ये देखिए ये मेडिसिन काउंटर है और यहाँ पे भी जो है वो किस तरह से मकड़े लगे हुए हैं, जाल बिछा हुआ है। एक अस्पताल जहां हर जगह ताला लटका है। ऑपरेशन थिएटर हो या पैथोलॉजी लैब, हर जगह ताले लगे हैं। अस्पताल में ना डॉक्टर की तैनाती है और ना मेडिकल स्टाफ की। यह अस्पताल बनाया गया है बिहार विशेष सशस्त्र बल यानी सैप के जवानों के लिए। बीएमपी 5 कैंपस में यह अस्पताल बनाया गया था, लेकिन जब डॉक्टर और कर्मचारी ही नहीं हैं तो इलाज कैसे होगा? अभ्यानंद ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी सभी कमरों में है ताला जड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि हॉस्पिटल खुद बीमार हो चुका है और अब इस हॉस्पिटल को इलाज की ज़रूरत है और इसका इलाज जो है वो करवाने के लिए जो निजी अस्पताल हैं उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। जाहिर है जब अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी ही नहीं है तो मरीज भी नहीं होंगे। सभी बेड खाली पड़े हुए हैं, फर्नीचर टूटे हुए हैं और हर जगह सन्नाटा है। बिहार सैप के डीआईजी ने माना कि डॉक्टर और कर्मचारी नहीं रहने की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द सब कुछ ठीक कर लेने का दावा भी किया है। अभी इसीलिए एक विशेषज्ञ टीम से हम लोग संपर्क किए हैं कि वो हमें मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं। उसी के अनुसार इसको हम काम को आगे बढ़ाएंगे। अस्पताल बन गया, लेकिन डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए पोस्ट ही सैंक्शन नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ बिल्डिंग बना देने से इलाज हो जाएगा? अब प्राइवेट सेक्टर से सहयोग लेकर इलाज शुरू करने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि इस अस्पताल को कब इलाज किया जाता है इस अस्पताल का, और फिर इस अस्पताल का इलाज होने के बाद यहाँ जो जवान हैं बीएसएफ के, उनका इलाज कब से इस अस्पताल में शुरू होता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अंबेडकर जयंती के मौके पर एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की आवाज जेडीयू ने बुलंद की है और इस बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग की गई। हम लोग की मांग इसलिए होती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार उन्नति करेगा, बिहार प्रगति करेगा, बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आज बिहार में कोई रोजगार लगाने के लिए तैयार नहीं है। वित्त आयोग ने कहा, 15वें वित्त आयोग ने, कि 2,94,000 से ज्यादा करोड़ रुपए वैसे 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जाए। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किसको मिलता है? जहां वित्तीय कुप्रबंधन होता है। तो जो राज्य वित्तीय कुप्रबंधन कर रहा है उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, और बिहार में नीतीश कुमार जी वित्तीय अनुशासन लाके वित्तीय बेहतर प्रबंधन के आधार पर आज बजट को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। उसको घाटा है। 17 राज्य में बिहार नहीं है। तो खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।